राजस्थान उपचुनाव परिणाम का आज दिन है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बाप पार्टी हो या फिर आरएलपी क्यों ना हो, सबके दिलों की धड़कनें थोड़ी तेज बढ़ी हुई हैं कि क्या होगा चुनावी परिणाम और इस बार के उपचुनावों में कौन मारने वाला है बाजी। तो देखिए, राजस्थान की 7 सीटों पे उपचुनाव हुए और उसका परिणाम की आज बात हम लोग करने वाले हैं। परिणाम आ जाएंगे तो सबसे अहम सीट की बात की जाए तो फिलहाल राजस्थान की राजनीति में फिलहाल यदि किसी 2 सीट की बात की जाए जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है सलुम्बर सीट और 84 सीट। उसी को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चुनावी समीकरण बने हुए हैं, क्या कुछ परिणामों को लेकर हम आज बात करेंगे, क्या कुछ परिणाम रह सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल से अपनी एक अच्छी पकड़ रखने वाले हैं सौरभ, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत पंजाब केसरी का भी। जी। सौरभ, अगर मैं 84 सीट की बात करूं तो क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। देखिए, ये मुकाबला शुरुआत से ही त्रिकोणीय था। और ये बात भी सही है कि पूरे प्रदेश भर में जितनी भी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये जी। जो सीट है 84 की, खास तौर पर ये हॉट सीट मानी जा रही थी। यहाँ तीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, तीनों का मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि ये बात सत्य है कि भारत आदिवासी पार्टी जी। लंबे समय से इस सीट पर काफी दबदबा बनाए हुए क्षेत्रीय राजनीति में अच्छी पकड़ रखती है। यह जो सीट है वो आदिवासी बहुल सीट है, लिहाजा जो आदिवासियों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं सीट को बहुत ज्यादा प्राप्त है। और यही एक वजह है कि लंबे वक्त से, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है या फिर ये वाला उपचुनाव, तीनों में ही पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाती नजर आ रही है। जी। तो एक सवाल सौरभ मेरा आपसे ये है, आपने बात की आदिवासी बाहुल्य सीट इसे शुरू से माना भी जाता है और ये है भी, लेकिन इस सीट पर आप देखेंगे कि यदि बाप पार्टी की मैं बात करूं, बाप पार्टी की यदि अंदरूनी अंदरूनी कलह की मैं बात करूं, तो एक तरफ कांतिलाल भाई हैं और दूसरी तरफ राजकुमार रोत हैं। तो क्या लग रहा है, पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही है क्या, या फिर राजकुमार रोत के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। दरअसल मूल मसला ये हो गया है कि अब पार्टी के जितने भी उम्मीदवार, प्रत्याशी या कोई भी नेता आ रहे हैं, उनका नाम है वो राजकुमार रोत के चेहरे के आगे कहीं ना कहीं बोना होता नजर आता है। आमतौर पर होता यह है कि एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है, अपना जनाधार क्रिएट करता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो भूमिका है वो सार्वजनिक रूप से वो काफी मजबूत होती है, काफी दृढ़ होती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चूक ये है भारत आदिवासी पार्टी द्वारा कि कहीं ना कहीं राजकुमार रोत का जो चेहरा है, जो नाम है, उस पे ही पूरी राजनीति केंद्रित होकर सिमट कर रह गई है। चाहे वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते हैं या फिर वो विधायक बनकर 84 में ही अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं, उनका नाम है वही कहीं ना कहीं पार्टी का पर्याय बना हुआ है। अभी अगर अब तात्कालिक स्थिति की बात करें तो जो आम जनता है 84 की, वो वोट देने जा रही है, क्योंकि हम क्षेत्रीय स्तर पे काफी ज्यादा सक्रिय थे इन सब की रिपोर्टिंग और बाकी सबकी चर्चाओं को लेकर। तो हमको एक बात जो समझ में आई वो ये थी कि यहाँ की जो जनता है, 84 की जो जनता है, जी। उनको ये भी नहीं मालूम कई दफा कि अनिल कटारा नाम का भी कोई उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। उनका सीधा स्पष्ट यही बयान है कि हम राजकुमार रोत को वोट देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजकुमार रोत का जो चेहरा है वो पूरी की पूरी राजनीति पे, बीएपी की रणनीति पे और जो फिलहाल की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उन पे भी हावी होता नजर आ रहा है। जी। आप राजकुमार रोत की बात कर रहे हैं, अनिल कटारा की आपने बात करी, तो लेकिन एक समय जब चुनावी लिस्ट जब जारी हुई, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, तो उस समय पोपर खोकड़िया है, वो भी चाह रहे थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे, उन्हें भी मौका दिया जाए, लेकिन अनिल कटारा को राजकुमार रोत का करीबी माना जाता है। ये एक कारण रहा है कि इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। आ, ये जो इसका पूरा उत्तर होगा वो एक थ्योरी पे आधारित होगा। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, माना जी। ये जाता है कि अनिल कटारा कहीं ना कहीं राजकुमार रोत के बेहद करीबी है। हालांकि जी। तथ्यात्मक रूप से कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है और कई बार दफा ऐसा देखा भी गया है कि जब दोनों एक मंच पे आते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो बाकी नेताओं के मुकाबले काफी ज्यादा दृढ़ मानी जाती है। अब बात रही पोपट खोकरिया की, ये बात 100% एकदम सही है, सत्य है कि जो पोपट खोकरिया थे वो राजकुमार रोत से भी पहले के नेता हैं जो बीएपी के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने जब बीटीपी हुआ करती थी तब से वो इस पार्टी के साथ जुड़े रहे और इस पार्टी के लिए, आदिवासी समाज के लिए कई सारे काम किए। हालांकि उस समय जब बीटीपी से राजकुमार रोत को विधायक चुना गया था, तब की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उन्होंने उसमें कुछ ऐसा फेरबदल आया कि
पोपट खोकरिया चुनाव नहीं लड़ पाए और उनके नाम की जगह राजकुमार रोत को तरजीह दी गई और वो आगे बढ़े। लेकिन अब जब वक्त था, जब मौका था और जब पोपट खोकरिया का मन था कि वो इस चुनाव को लड़ना चाहते थे, लेकिन जी। इस बार उन्हें मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अनिल कटारा को राजकुमार रोत ने चुना था। अब इसमें एक थ्योरी ये भी है कि राजकुमार रोत का ये स्पष्ट दावा है कि ये उनकी तरफ से ये फरमान ना जारी किया गया है, ना उनकी तरफ से अनिल कटारा का नाम पेश किया गया है, बल्कि उनकी एक सिलेक्शन प्रणाली है जो बीएपी की तरफ से एक प्रक्रिया होती है उम्मीदवार के चयन को लेकर। इस प्रक्रिया के तहत अनिल कटारा का नाम आया है। अब इस प्रक्रिया में एक खामी और खूबी यह है कि इसकी जो वोटिंग होती है वो मतगणना के आधार पर, मतदान के आधार पर होती है, जैसे लोकतंत्र हमें सिखाता है। लेकिन जो इसकी वोटिंग काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, वो बड़े खुफिया अंदाज में होती है। और इसी के कारण यही एक वजह है कि पूरे कयास लगाए जाते हैं कि जब मतगणना होती है सिलेक्शन प्रणाली की, तो इसमें फेरबदल की जा सकती है। कोई नेता अपना हितैषी, अपना जो प्रेम व्यवहार वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको तरजीह देता है और उससे कहीं ना कहीं चुनकर वो पार्टी का अगला चेहरा अपना उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करता है। और शायद यही संभवतः अनिल कटारे के साथ भी हुआ और संभवतः यही पोपट खोकरिया के साथ भी हुआ है। जी। सौरभ, आप चलिए बाप पार्टी को लेके ही हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसमें एक बार विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप सलुम्बड़ सीट से जो है 84 सीट से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि कुछ समय पहले कांतिलाल जी हमारे साथ एक चर्चा में जुड़े, जब उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा था कि पार्टी का संस्थापक मैं हूं, राजकुमार रोत कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि अब बाप पार्टी के अंदर भी ये कुछ गुटबाजी देखने को मिल रही है? सीधे स्पष्ट तौर पे गुटबाजी का जिक्र करना शायद सही नहीं होगा क्योंकि तथ्यात्मक रूप से अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जी। हालांकि एक बात जरूर है कि आम तौर पर, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी में भले वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या अभी जुड़ा जुड़ा, अभी हाल ही में जुड़ा हुआ समर्थक हो, सभी को जी। नेता बनना है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी को टिकट चाहिए। और ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं राजकुमार रोत और कांतिलाल के बीच में भी हुआ। और यही मूल मसला रहा कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है, खुल्लम खुल्ला कांतिलाल की तरफ से राजकुमार रोत के खिलाफ कई सारे बयान दिए जाते हैं। जी। हालांकि अगर आप राजकुमार की तस्वीर पर बात करें तो राजकुमार खुले मंच से कभी भी इसका ना एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, ना कभी इस बात का जिक्र करते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो वो अपने आप को एक परिपक्व नेता के तौर पर प्रदर्शित करते हैं और ये दिखाने की संभवतः प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से, किसी भी मुद्दे, मसले, परेशानी से जूझते हुए बीएपी नहीं है। बीएपी आज भी समर्थित है, एक साथ है। कोई गुटबाजी जैसा जो कांग्रेस में अक्सर प्रदर्शित होता है, देखने को मिलता है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर जाएं और बारीकी से इन चीजों को पड़ताल करें तो आपको ये जो एक चूक है दोनों ही पार्टी में वो देखने को मिलेगी। एक बात मैं आपको एक जोड़ के दिखाना चाहता हूं कि राजकुमार रोत पे हाल फिलहाल में जितने भी हमने क्षेत्रीय दौरे किए उसमें जी। एक आरोप जरूर लगता रहा है। वो आरोप ये है कि राजकुमार रोत भले ही सांसद बन गए हैं, वो अब बड़े ही परिपक्व नेता हो गए, वो ऊपर दर्जे के, दिग्गज दर्जे के नेता बीएपी में कहलाए जा रहे हैं। और जी। न सिर्फ वो अपनी पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा नाम हो चुके हैं। लेकिन इससे जो एक चूक हुई है, एक परेशानी, मूल परेशानी आई है, वो ये है कि कहीं ना कहीं राजकुमार रोत अपने बुनियादी जो नेता थे, जिनका समर्थन उनको हासिल था जब वो ग्रो कर रहे थे, व्हेन ही वाज इन द ग्रोइंग एज, तब उनके साथ जो नेताओं का हाथ था, उनके साथ जो जुड़े हुए थे, उनका जी। साथ कहीं ना जी। कहीं जी। छूटता जी। जा रहा है। इसका सबसे बड़ा पर्याय मैं एक मिनट लेके ये बताना चाहता हूं कि अभी अगर आप 84 में जाएं और वहां निर्दलीय उम्मीदवारों की सूची में जब नाम की फहरिस्त में आप नामों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें ज्यादातर जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों के नाम है, वो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी की, या तो पार्टी के अंदर से आते हैं या उनकी विचारधारा से आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पे ये टूट हुई है, जिसके कारण वहां के लोग, वहां के समर्थन वाले नेता अलग होकर अपनी अलग विचारधारा से, अलग नेतृत्व से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और जिसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं राजकुमार को और उनकी भारत आदिवासी पार्टी को देखने को मिल सकता है। जी। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, 84 सीट की हम बात कर रहे थे, बीजेपी से प्रत्याशी उतरे हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी उतरे हैं। कांग्रेस ने महेश दूत को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं बीजेपी से कारेलाल अनुमा है। तो क्या लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में अभी अगर जनता की बात करें, वहां के रुझानों की बात करें, तो क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मार सकता है? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वहां के रुझानों का देखें और वहां के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो लगातार 5 से 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है और लगातार वो जारी भी है।
इस जी। पूरी ही राउंड की मतगणना में अनिल कटारा, जो भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार और राजकुमार रोध के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किए गए हैं, वो आगे चल रहे हैं और काफी अच्छी लीड से आगे चल रहे हैं। कारीलाल ननुमा मुकाबले के प्रत्याशी माने जा रहे हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर कारीलाल ननुमा है। और जो जी। महेश रोथ है, जो कांग्रेस की तरफ से बतौर युवा नेता पेश किए गए थे, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे जो मुकाबला है वो भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का नजर आ रहा है। इसके कारण ये भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरा तंत्र मंत्र विद्या जितना भी उनको आता था वो सब वो झोंक चुके हैं। लगातार सीएम भजनलाल शर्मा ही क्यों ना हो या फिर राज्य के आला कमान अधिकारी ही क्यों ना हो, वो सब के सब वहां पहुंचे और भाजपा के जो कारीलाल ननुमा है उनके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। और कहीं ना कहीं हर तरीके से वो संभवतः हर कोशिश की कि कारीलाल ननुमा जनता के दिलों में उतर पाए। और जो भी भारत आदिवासी पार्टी अभी तक करती आई है, उनकी राजनीति का जो आधार रहा है, उसका खंडन भी उन्होंने खुलेआम खुले मंच पर किया। और इसी चीज को, यही जो मेन बुनियाद है इस पूरी राजनीति की, 84 की राजनीति का भविष्य माना जा रहा है। जी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सौरभ, अगर सलुम्बर सीट को लेकर बात की जाए तो देखिए इस बार अमृतलाल दिवंगत अमृतलाल मीणा की जो वाइफ है, धर्मपत्नी है, वो इस बार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, बाप पार्टी ने अपने जितेश कुमार कटारा को उतारा है। तो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहने हैं इस समीकरण? आप ये समझ लीजिए कि ये पहली या दूसरी दफा होगा जब ये सलुम्बर सीट बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और ये मुकाबला त्रिकोणीय शक्ल लेता जा रहा है। असल जी। मूल ये बात है कि 2023 जो पहले वाला उपचुनाव था, जो पहले वाला विधानसभा चुनाव था, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी बढ़त बना ली थी। लेकिन अब की जो बारी है वो है जितेश कटारा के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 2023 वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया था और वही मुकाबला अभी वापस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। जी। जितेश कटारा का जो बीएपी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं सलुम्बर की जनता पर भी हावी है। चाहे वो मुद्दा भिल प्रदेश का हो, चाहे वो मुद्दा आदिवासी हिंदू नहीं है इतना बड़ा बयान को लेकर है, कहीं ना कहीं वो आदिवासियों के जो जहन में घर करने के लिए राजी है। इसलिए संभवतः ये अभी तक ये जितनी भी राउंड की वोटिंग हुई है उसमें देखा जा रहा है कि जितेश कटारा लीड पर है। दूसरे नंबर पर यहाँ भी भाजपा ही मानी जा रही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस खिलाड़ी के तौर पर आ रही है। लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये मुकाबला भी 84 की तरह ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में है, जबकि कांग्रेस अभी भी यहाँ तीसरे नंबर पर मानी जा रही है। जी, रेशमा मीणा यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो लेकिन अभी फिलहाल तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है। तो फिलहाल देखिए अभी हमारे साथ सौरभ जुड़े थे, सहयोगी मेरे जुड़े थे सौरभ, जिन्होंने अपना जो पूरा चुनावी समीकरण था और ग्राउंड स्तर पे वो रहे हैं और जो भी उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया और जो भी फिलहाल वहां की जो वास्तविकता है उसको भी हमारे साथ साझा भी किया है। तो फिलहाल देखिए आज चुनावी परिणाम का दिन है, क्या कुछ होगा ये तो अभी पूरी काउंटिंग होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जनता भी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रही है। लोगों ने अपने कहीं ना कहीं एक नजर टिका के रखी है ऑन स्क्रीन की क्या कुछ होने वाला है चुनावी परिणामों में। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद है इसी तरीके से आप जो है लेटेस्ट अपडेट हमें देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं लीजा फिर जुड़ूंगी आपके साथ, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।